हेलो एवरीवन। एमसीक्यूज़ पार्ट 4 की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, आज उसका पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। किस कक्षा वर्ग के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है? तो कौन से क्लास के बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं, बुक्स मिलती है? 1 से 8 तक के बच्चों को, 1 से 6 तक के बच्चों को, 1 से 5 तक की कक्षा के बच्चों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आपने देखा होगा जितने भी प्राइमरी स्कूल्स की हम डिस्कशन करते हैं तो उसमें हमने बार बार डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट की तरफ से यूनिफॉर्म मिलता है, भोजन मिलता है, पाठ्य पुस्तकें उन्हें मिलती हैं। तो ये जो सब मिलता है बच्चों को, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको मिलता है, और वो बच्चे होते हैं 1st to 8th क्लास के बच्चे। तो हमारा सही आंसर है 1st to 8th क्लास, या 1 से 8 तक की कक्षा के बच्चों को सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकें फ्री में उपलब्ध कराई जाती हैं। NPEGEL, इसका मतलब है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, या प्राथमिक स्तर पे बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की बात की जा रही है। इसके अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है? तो ये जो प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, बालिका शिक्षा, प्राथमिक स्तर पे बालिका शिक्षा हेतु जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चलाया गया था, उसमें कौन सी सुविधा बच्चों को दी गई थी? पुस्तकालयों की स्थापना, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था, लड़कियों की चौकी की व्यवस्था, या उपरोक्त सभी? तो आप एक बार रिकॉल करिए, देखिए जो हमने प्रोग्राम NPEGL की बात की थी, नेशनल प्रोग्राम जो था गर्ल्स के लिए था, स्पेशली एलिमेंट्री लेवल पे, तो उसमें बात की गई थी कि सभी चीज़ें बच्चों को वो बिल्डिंग में उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चे आके सिर्फ उन्हें पढ़ना है वहाँ पर। तो वहाँ पर लाइब्रेरी भी होगी, यूनिफॉर्म भी दी जाएगी, खाना पीना भी दिया जाएगा, सब कुछ बच्चों को दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक बात क्वेश्चन में लिखी गई है, मॉडल क्लस्टर। मॉडल स्कूल जो होते हैं, मॉडल क्लस्टर स्कूल जो होते हैं, वो फुल्ली इक्विप्ड स्कूल होते हैं। उसमें सब कुछ चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो लाइब्रेरी की फैसिलिटी हो, प्लेग्राउंड हो, या खेलने के जो गेम्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, वो संगीत से रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो होते हैं, सब कुछ बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। मॉडल स्कूल, अभी आप जब टीचिंग में गए होंगे तो कुछ बच्चों का मॉडल स्कूल में भी लगा होगा, और आपने देखा होगा वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाती है। ठीक है, तो हम सुविधाओं की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पुस्तकालयों की स्थापना, तो हाँ ये तो मिलेगा ही, मॉडल स्कूल की बात की जा रही है। तो निःशुल्क यूनिफॉर्म डेफिनेटली मिलेगा, नॉर्मल स्कूल में भी यूनिफॉर्म मिलते हैं, नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स में भी यूनिफॉर्म फ्री में मिलते हैं। ठीक है, तो अब 2 ऑप्शन ठीक है। तो लड़की की चौकी के बारे में अगर आपको नहीं भी आइडिया हो, अगर 2 ऑप्शन राइट है तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषय के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसकी संचालन किया जाता है? तो अगर बेसिकली बच्चा अगर किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो तो किस प्रोग्राम को चलाया जाता है, ये पूछा गया है हमसे ये क्वेश्चन में। मेंटल कैंप चलाया जाता है, विषय संबंधी कैंप चलाया जाता है, या रेमेडियल कैंप, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ये मेंटल कैंप आप नाम सुन रहे हो, इससे पता चलता है कुछ दिमागी प्रोग्रेस करने के लिए या दिमाग को ठीक करने के लिए उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी कराई जाएगी। दूसरा है विषय संबंधी कैंप, ये भी इतना कभी आपने नाम नहीं सुना होगा, और ये ऐसा कोई प्रोग्राम होता नहीं है जनरली। जो हमारा रेमेडियल कैंप है, इसको आप याद कर लीजिए। रेमेडियल कैंप, ये वर्ड या ये प्रोग्राम में ये कराया जाता है एक्चुअली, किसी भी चीज़ में बच्चा अगर कमज़ोर है,
किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसके लिए रेमेडियल लेक्चर्स लिए जाते हैं, रेमेडियल कैंप स्टार्ट कराया जाता है, और बच्चा चाहे किसी भी विषय में कमज़ोर हो उसकी तैयारी बच्चों को कराई जाती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है रेमेडियल कैंप, रेमेडियल लेक्चर। आपने नॉर्मल स्कूल डेज में भी रेमेडियल क्लासेस सुनी होगी, तो सेम वही उसी की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी रेमेडियल कैंप चलाए जाते थे, जिसमें बच्चा कोई भी विषय में कमज़ोर हो तो उसे कवर करने के लिए या वो चीज़ें बच्चे को सिखाने के लिए रेमेडियल टीचिंग कराई जाती थी। नेक्स्ट है स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया। स्कूल चलो अभियान हमारा 1 से 31 जुलाई 2006 तक चलाया गया, या 1 से 31 जून 2006, या फिर सी ऑप्शन 1 से 31 जनवरी 2006, या फिर 1 से 20 जुलाई 2006। हमारा राइट आंसर है 1 से 31 जुलाई 2006 तक स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई। जो कस्तूरबा गांधी बालिका परियोजना है वो हमारी आई थी 2004 में, तो हमारा करेक्ट आंसर है 2004। नेक्स्ट है ECCE किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। तो जो ECC था प्रोग्राम वो हमारा था 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए था। ये प्रोग्राम उनके लिए चलाया गया था, और छोटे बच्चे पैदा होते ही उनकी देखभाल, उनके पोषण आहार का देखभाल करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। गर्भवती महिलाओं को पोषित आहार मिले उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। उनके लिए भी खाने पीने की व्यवस्था इस प्रोग्राम के तहत की जाती थी, और फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता था तो उसकी बेसिक नीड्स जो होती है उसको पूरा करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो इसके अंतर्गत 0 से 6 मतलब पैदा होते ही बच्चे 6 वर्ष तक जब तक नहीं आते, स्कूल में एडमिशन उनका नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी ये प्रोग्राम ने ली थी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, नाम ही इसका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। केयर की बात की गई है, बच्चे की देखभाल और एजुकेशन का पूरा जिम्मा उठाया जाता था इस प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट है समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है। हमने बहुत बार ये रिपीट किया है ये बात घुमा घुमा के कि समवर्ती सूची में शिक्षा आती है। ठीक है, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आती है, और समवर्ती सूची में जो भी विषय आते हैं उसमें कोई भी रणनीति बनानी होती है या फिर क्रियान्वयन करना होता है तो कौन करता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या दोनों, या कोई नहीं। हमारा आंसर है केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल के उस पर डिसीजन लेती हैं जो भी चीज़ें समवर्ती सूची में आती हैं। जैसे कि एक है शिक्षा, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी नियम कानून बनाना होता है तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर डिसीजन लेती हैं। राष्ट्र पाठ्यचर्या संरचना 2009 के प्रत्यक्ष उद्देश्य है। तो जो राष्ट्र पाठ्यचर्या की संरचना 2009 बना था उसका उद्देश्य क्या था, बाल केंद्रित शिक्षा देना, छात्रों के सर्वांगीण विकास करना, या फिर शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या या सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति करना। तो जो पाठ्यचर्या बनी थी 2009 में उसका उद्देश्य था शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या। उन लोग जो करिकुलम सेट कर रहे थे, जो पाठ्यक्रम सेट कर रहे थे वो टीचर्स एजुकेशन के लिए कर रहे थे। तो हमारा आंसर सी है। राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्र संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो जो 2005 में कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, श्री रोहित धनकर, प्रोफेसर यशपाल,
या फिर डॉक्टर मीना स्वामीनाथन, प्रोफेसर गोपाल गुरु। जो हमारा यशपाल कमेटी आया था उसमें बात की गई थी कि शिक्षा का बोझ करना है, तो यशपाल कमेटी में बताया गया था ये कुछ कारण है या ये कुछ समस्याएं हैं जो हमें देखनी पड़ रही हैं, और ये कुछ उसके सुझाव है, सल्यूशंस भी उन्होंने बताए थे। और अल्टीमेटली उन्होंने कहा था कि अगर हमें शिक्षा का बोझ कम करना है तो हमें कहीं ना कहीं जो हमारा जो सिलेबस है उसका बोझ कम करना पड़ेगा। हमारा सिलेबस इतना अजीब बनाया गया है जिसकी वजह से टेक्स्ट बुक इतनी मोटी है, सिलेबस इतना वास्ट है, टीचर्स को टाइम नहीं है, बच्चे को भी इतना टाइम नहीं मिलता अपना डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये सब को ध्यान में रखते हुए जो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी उसके बाद ही जस्ट उन्होंने फिर काम किया राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा। उन्होंने जो पाठ्यचर्या चल रही थी उसको चेंज करने की बात की, क्योंकि तभी शिक्षा का बोझ कम किया जा सकता है। तो इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने ही की थी। ठीक है, तो जो 2005 में रिपोर्ट आई थी या फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई थी 2005 की, उसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके लिए बनाई गई? तो ये किस क्लास के बच्चों के लिए बनाई गई थी? 1 से 12 तक के लिए, 6 से 8 तक के बच्चों के लिए, 1 से 5 या 8 से 12? देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 थी वो शिक्षकों के पाठ्यक्रम के लिए थी या शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए थी। और जो 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा आई थी वो स्टूडेंट्स के लिए थी। 1 से 12 तक की कक्षा के जो बच्चे हैं जो टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं उनका जो करिकुलम है उसको रिव्यू करने के लिए और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बनाई गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में आया था। ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आप ये ऑप्शंस देख लीजिए। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर यशपाल या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात की जा रही है। तो जो मुदालियर आयोग था या फिर कह लो माध्यमिक शिक्षा आयोग था उसका दूसरा नाम था मुदालियर आयोग, और ये बनाया गया था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में। यह आया था 1952 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग भी उसे कहा जाता है, और वो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में बनाया गया था। और अगर इसमें डिटेल आपको टॉपिक में चाहिए एक क्लास तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर क्लास भी बना दूँगी। ठीक है, ये आपके सिलेबस में तो लिखा हुआ नहीं है पर हाँ कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये अध्यक्षता किसकी थी? लक्ष्मण स्वामीनाथन मुदालियर में 1952 में आया था, और इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है क्योंकि ये पूरा माध्यमिक शिक्षा की उन्नति पर कंसंट्रेट किया था इस आयोग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। जो विद्यालय स्तर की जो बच्चे हैं उनकी मांसपेशियों का विकास कैसे हो सकता है, कौन सी एक्टिविटी से हो सकता है? हमने 4 एक्टिविटी जो दी है, वार्तालाप से, पाठन अभ्यास से, सृजनात्मक क्रियाकलापों से, मानसिक अभ्यास से। देखिए इसमें भी काफ़ी जन ने गेस कर लिया होगा राइट आंसर।
एक बार मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन, जब हमें कुछ ना पता हो तो हमें कैसे आंसर गैस करना चाहिए। देखिए, वार्तालाप से जनरली आपकी स्पीकिंग स्किल या बोलचाल की जो स्किल है वो बढ़ेगी, तो ये आंसर नहीं होगा। पाठन सिमिलर है, आपको बोलने की शक्ति या आपकी जो स्किल है वो बढ़ेगी, प्लस मानसिक अभ्यास ये आपके कॉग्निटिव डेवलप या मानसिक विकास करेगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो मांसपेशियाँ मतलब मसल डेवलपमेंट आपकी करनी है तो ये आपकी एक्टिविटीज़ के थ्रू ही हो सकती है। मांसपेशियों का अगर विकास करना है तो क्रियाकलापों के ज़रिए ही हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर है सृजनात्मक क्रियाकलापों से मांसपेशियों का विकास होगा। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष कौन थे। जो हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है वो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर यशपाल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये बनाया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर के अंडर। विश्वविद्यालय आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है, और इसकी भी अगर आपको एक डिटेल क्लास चाहिए विश्वविद्यालय आयोग के ऊपर तो कमेंट में लिखना, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।